नमस्कार दोस्तों। तो अलकायदा जो कि काफ़ी एक्टिव एक टाइम पर मिडिल ईस्ट के अंदर में हुआ करता था, आजकल जो है पिछले अगर 10 साल से आप देखोगे तो वही अलकायदा का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो चुका है। और इसीलिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को अलकायदा जो है वो शूट कर देता है या अलकायदा के मिलिटेंट्स जो हैं वो उनको मार गिराते हैं। ठीक उसी तरीके से एक बहुत बड़ी घटना अलकायदा ने फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बुकीना फासो जो कंट्री है वहाँ पर कर दिया है। और इस पूरे अटैक में जो अलकायदा ने बुकीना फासो पर किया है, इसमें कम से कम 300 लोगों की जान चली गई है। और ये बात बिल्कुल पुख्ता है, यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस बात को श्योरिटी दी है कि कम से कम 300 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें कितने जो 18 साल से कम उम्र के लड़के हैं उसकी अभी तक गिनती नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़के उसमें ऐसे हैं जो 18 साल से कम के हैं। और ये अटैक जो है ये बुकीना फासो जो कंट्री है, जो कि साहेल रीजन की कंट्री है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में, उसमें ये अटैक हुआ है। अब आप देखोगे तो ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और पिछले 10 साल से यहाँ पर वायलेंस की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप बुकीना फासो का नाम लीजिए, आप माली का नाम लीजिए, आप नाइजर का नाम लीजिए, कुछ हद तक ये वायलेंस नाइजीरिया में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी बड़ी वायलेंस की घटनाएं घटती हैं। और बहुत सारे जो ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं अलकायदा जैसे, अलकायदा हो गया, आईसिस हो गया, आईसिस के जो छोटे छोटे ऑफशूट्स बने हुए हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हैं। और इस तरीके से ये लोग आपस में भी लड़ते हैं और इन कंट्रीज़ की आर्मी से भी लड़ते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में ये पूरा जो किस्सा है और क्यों ये वायलेंस होता है, ये सारी चीज़ें अगले 10-15 मिनट में समझाने वाला हूँ। अब जिन लोगों ने वहाँ पर प्रथम दृश्य इस पूरे इंसिडेंट को देखा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर हुआ क्या था कि आर्मी ट्रेंच खोद रही थी और उस ट्रेंच खोदने के लिए आर्मी ने कई सारे गाँव से, जो अगल बगल के गाँव हैं, उनमें से लेबर्स को बुलाया था उस ट्रेंच को खोदने के लिए। और वो ट्रेंच डिग कर रहे थे वो लोग, और उस ट्रेंच को डिग करते टाइम ही जो है वहाँ पर अचानक से अलकायदा के फाइटर्स आ जाते हैं और वो अंधाधुंध वहाँ पर गोलियां चलाने लगते हैं। और कहा जा रहा है कम से कम 400 लोगों की डेथ हुई है। ये 300 का नंबर तो अलकायदा ने दिया है, बल्कि डेथ वहाँ पर 400 से ज़्यादा लोगों की हुई है। अलकायदा का ये कहना है कि हमने जिसको भी मारा वो सारे आर्मी के लोग थे, यानी कि बुकीना फासो कंट्री के आर्मी के या रिबेल ग्रुप्स के लोग थे। हमने किसी भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं की है वहाँ पर। हालांकि अलकायदा ऐसे क्लेम करता ही रहता है कि हमने जो है फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है अलकायदा किस लिए इनफेमस है, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और जो वीडियोस वहाँ से वायरल हुई हैं, जो वीडियोस सामने आई हैं बुकीना फासो से, उन वीडियोस में साफ पता चल रहा है कि इन लोगों ने जितने लोग को मारा वो सारे सिविलियन क्लोथ्स में हैं। तो ये चीज़ कन्फर्म है कि बहुत सारे सिविलियंस की इसमें डेथ हुई है। अब आते हैं इशू के ऊपर में कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में आप हमेशा सुनते रहते हो कि ये हो गया, कभी माली के अंदर में वायलेंस हो गया, कभी बुकीना फासो के अंदर में वायलेंस हो गया, कभी इसने मार दिया, बोको हराम ने मार दिया, कभी उसने मार दिया। प्रॉब्लम क्या है यहाँ की? प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में बुकीना फासो से शुरू नहीं होती है, या नाइजर से भी नहीं शुरू होती है, या मोरिटानिया से भी शुरू नहीं होती है। ये प्रॉब्लम एक्चुअल में एक कंट्री है माली, वहाँ से शुरू हुई लगभग 10 साल पहले, आज से 10-12 साल पहले, करीब साल 2012 में ये घटना शुरू होती है वहाँ पर। अब आपको सबसे पहले एक बार समझ लेना है कि साहेल रीजन की कंट्रीज कौन सी हैं। तो ये जो पूरा शेडेड पोर्शन आप अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के मैप पर देख रहे हो, जिसमें माली यहाँ पर है, मॉरिटानिया है, सेनेगल, गिनिया, बुकीना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, ये सारी कंट्रीज जो हैं सूडान तक वहाँ पर, और लास्ट में एरिट्रिया, ये पूरी साहेल रीजन की कंट्रीज हैं। और ये मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं ये ज़बरदस्त तरीके से डिस्टर्ब्ड रहती हैं बिकॉज ऑफ द इस्लामिक जिहादिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर एक्टिव हैं बहुत सारे। अब माली के अंदर में ये घटना जो है सबसे पहले 2012 में शुरू हुई थी, और इस घटना को शुरू होने का जो कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मोस्टली 4 ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं। पहला ग्रुप है, थोड़ा सा मुझे नाम भी देखना पड़ेगा, जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिमीन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है और ये अलकायदा का ऑफशूट है। तो अभी जो ये घटना हुई है जिसमें 300 लोगों को मारा गया है, ये एक्चुअल में इसी ऑर्गेनाइजेशन ने की है, JNIM। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आगे से इसका नाम लूँगा। उसके बाद अगली जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्टिव है वो है इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, उसके बाद इस्लामिक स्टेट इन द वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस और बोको हराम। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि बोको हराम और इस्लामिक स्टेट इन द वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, इन दोनों ग्रुप्स ने, इन दोनों मिलिटेंट ग्रुप्स ने आपस में हाथ मिला लिया है। बट ऐसा मत समझिएगा कि ये क्योंकि सारे मुस्लिम फाइटर्स का ग्रुप है तो सारे एक साथ हैं, ऐसा नहीं, आपस में भी लड़ते हैं लोग टेरिटरी को लेकर के। और ऐसा भी आप मत समझिएगा कि ये इस्लामिक स्टेट आप देख रहे हो तो ये इस्लामिक स्टेट का जो हेडक्वार्टर है इराक में, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया,
ये उसकी बात सुनते हैं, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं करते। और टेररिस्ट हैं भाई, टेररिस्ट मिलिटेंट्स क्या रूल फॉलो करेंगे? कोई रूल नहीं फॉलो करते। इनका अपना नियम होता है। जैसे इन्होंने अभी अग्रीमेंट कर लिया आपस में साथ में काम करने के लिए, हो सकता है कि 6 महीने बाद ये एक दूसरे को ही मार रहे हों। ये इनके जो टीम लीडर्स होते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा है उसको मार देंगे तो कोई और हेड बन जाएगा, तो फिर वो अपने तरीके से चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं। अब ये शुरू क्यों हुआ ये सारा वायलेंस माली के अंदर में? तो प्रॉब्लम शुरू होती है साल 2012 में। क्यों? अब देखिए, आपको पता है कि अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से ही साल 2011 में अरब स्प्रिंग शुरू हुई थी तुनीशिया से। और ये अरब स्प्रिंग तुनीशिया के बाद कई सारे देशों में बढ़ के गई, जहाँ जहाँ पर जो उस टाइम पर डिक्टेटर टाइप के लीडर हुआ करते थे वहाँ पर बढ़ के गई। और इसी तरीके से ये अरब स्प्रिंग जो है वो बढ़ करके लीबिया में गया, जहाँ पर गद्दाफी का अपना एक रिजीम था और वो रिजीम फॉल कर गया। तो बहुत सारे वहाँ पर रेडिकलाइज्ड जो यूथ था, जो कि अलकायदा के बैनर तले और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले काम कर रहा था, वो यूथ वहाँ से भाग करके लीबिया से निकलता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फॉरेन फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी पहुँच जाती हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं उस दौरान। और वो यूथ जो है वो इस साहेल रीजन की कई सारी कंट्रीज़ में आकर के बसना शुरू हो गया। ख़ास तौर से वो लोग माली में पहुँचते हैं। और जैसे ही वो माली में पहुँचते हैं उसके बाद सही 2012 में आपको ऐसी रेडिकल घटनाएँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं माली के अंदर में, वहां का एक पुराना इशू था, तुआरेग लोगों का इशू था। तुआरेग रिबिलियन फिर से माली के अंदर में शुरू हो जाता है। अब ये तुआरेग जो रिबिलियन है ये 2012 में से पहले एक बार 1963 में हुआ, फिर 1990 में हुआ, फिर 2006 में हुआ। लेकिन इन 2006 के बाद इस पर फुल स्टॉप लग गया था और इस रेबेलियन में एक बहुत अच्छा अग्रीमेंट हो गया था लोगों में और लोग अब ढंग से रहने लगे थे। लेकिन क्योंकि वो रेडिकलाइज्ड यूथ अरब स्प्रिंग के बाद भाग करके आता है माली के अंदर में, तो वो तुआरेग रिबेलियन को दोबारा से शुरू कर देता है। अब ये तुआरेग रिबेलियन क्या है? तुआरेग बेसिकली एक माइनॉरिटी ग्रुप है माली के अंदर में, जिनकी जनसंख्या करीब 10% की है। और ये लोग जो है ये अपना एक अलग ऑटोनॉमस स्टेट मांगते हैं और बेसिकली जिसको ये इस्लामिक स्टेट बोलते हैं, और वहाँ पर ये इस्लामिक कैलिफेट को बैठाना चाहते हैं। सिंपल सा इनका डिमांड है। और इसके लिए इन्होंने एक नया मूवमेंट 2012 में ही शुरू किया। उस मूवमेंट का नाम था द नेशनल मूवमेंट फॉर द लिबरेशन ऑफ अजावाद। और इस मूवमेंट के सक्सेस होने के लिए और माली की सरकार से ऑफिशियली लड़ने के लिए इन लोगों ने अलकायदा की मदद की, जो अलकायदा बहुत एक्टिव था इस्लामिक मगरेब में। अब ये इस्लामिक मगरेब क्या है? इस्लामिक मगरेब बेसिकली उस रीजन को कहा जाता है जो नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है, जैसे लिबिया हो गया, मॉरिटानिया हो गया, आपका मोरक्को हो गया, तुनीशिया हो गया। ये सारी कंट्रीज इस इस्लामिक मगरेब रीजन में आती हैं। और इस इस्लामिक मगरेब रीजन में अलकायदा, आइसिस दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं। और ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ऊपर की नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की, वहाँ पर अलकायदा का अच्छा खासा होल्ड है। तो वहाँ से अलकायदा को से इन्होंने हेल्प मांगी इस तुआरेग रिबेलियन ने। और इसके तहत अलकायदा जो है ऑफिशियली इस साहेल रीजन में पहली बार एंटर करता है। और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर वायलेंस आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि अलकायदा आया तो अलकायदा के साथ में ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये सारे ग्रुप्स आ गए। इस्लामिक स्टेट भी वहाँ पर एक्टिव हो गया कि हम कैसे पीछे रहें, बोको हराम भी हो गया हम कैसे पीछे रहें। और इसको लेकर के सब अपने अपने कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिनकी ये रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और आपस में ये लड़ाई करते हैं उसको लेकर के। तो अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसका बॉर्डर बहुत ज़्यादा, बुर्किना फासो का जो बॉर्डर है वो माली के साथ में काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहा है और बगल में नाइजर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा शेयर हो रहा है। तो और इनका बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं लगे हुए, इनके बॉर्डर्स पर ओपन बॉर्डर है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस और ऐसे आतंकवादी संगठन तो बहुत एक्टिव हैं इनके बॉर्डर्स पर, लेकिन आना जाना ईजी होता है और कोई नेचुरल बैरियर भी नहीं है इस पूरे रीजन में। तो बॉर्डर क्रॉस करना बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं लगेगा आप कब दूसरी कंट्री में पहुंच गए। इस तरीके की सिचुएशन है। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर वायलेंस है, वो आपको इन तीनों कंट्रीज में देखने को मिल जाएगा। इतना वायलेंस है कि इसी की वजह से सरकार जो है यहाँ पर टिक नहीं पाती है और सरकार भी जो है काफ़ी ज़्यादा करप्ट है यहाँ पर। तो 2012 में जब ये तुआरेग रिबेलियन शुरू हुआ, अलकायदा के फाइटर घुस गए, तो फिर वहाँ पर फ्रांस की ढेर सारी, ये सारी जो कंट्रीज़ मैंने आपको दिखाई, मोस्ट ऑफ द साहेल रीजन की कंट्रीज़, ये सब फ्रांस की कॉलोनीज रही थी अपने टाइम में और 1960 में सबको इंडिपेंडेंस मिली थी एक साथ। तो माली की सरकार ने भी फ्रांस से हेल्प मांगी और 2013 में फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स भेज दी यहाँ पर। तो अब फ्रांस की ट्रूप आ गई और सोने पे सुहागा हो गया। और यहाँ पर इन जो
मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, इनकी लड़ाई जो है वो फ्रांस के साथ और वहाँ की आर्मी के साथ सीधा तौर पर चलने लगी। और उसके बाद लगातार आपको मिलिट्री कू भी देखने को वहाँ पर मिलेंगे। माली के अंदर में तो नंबर ऑफ मिलिट्री कूस होते हैं, हर 2 साल 3 साल पर एक मिलिट्री कू हो जाता है। और 2022 तक अगर आप देखोगे तो बुकीना फासो के अंदर में भी 2 मिलिट्री कूस हो चुके हैं। तो कोई भी एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाती है। रिसेंटली अभी बुकीना फासो में 2022 में मिलिट्री कू हुआ है और अब जो वहाँ पर सरकार बनी है वो वहाँ के मिलिटेंट जो कैप्टन हैं जिनका नाम है इब्राहिम ट्राओरे। अब इब्राहिम ट्राओरे जो है वो वहाँ के मिलिट्री कैप्टन है, लेकिन वेरी ब्रूटल कैप्टन ही इज़ ऑल्सो। तो ये अभी पूरी बुकीना फासो की कंट्री को रूल कर रहे हैं। और कहा जाता है कि इस पूरे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन 3 कंट्रीज़ में जो इतना वायलेंस हुआ है पिछले कुछ सालों में, 2020 तक का डेटा देखो आप, तो कम से कम 7,000 से ज़्यादा जो सिविलियंस हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। हालांकि नंबर बहुत मतलब अंडररेटेड नंबर है, काफ़ी ज़्यादा ये नंबर होगा, बहुत ज़्यादा नंबर हो सकता है। ये लोग कहते हैं, जो वहाँ की जनता है, जितना आप डॉक्यूमेंट्रीज देखोगे उनका कहना है कि हर दिन मतलब 40-50 लोग टाइप में मारे जाते हैं किसी ना किसी वायलेंस में। और वो सारे जो लड़के होते हैं 18 साल से कम उम्र के, सारे सबको गन्स पकड़ा दी जाती है। तो मतलब हर 14, 15, 16 साल टाइप का लड़का जो आपको दिखेगा वो AK-47 या कोई ना कोई बंदूक लेके आपको घूमता हुआ नज़र आ जाएगा। गाड़ी उसको एक पकड़ा देते हैं ये लोग, या बाइक पकड़ा देते हैं छोटी सी। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज इसकी मौजूद हैं। अब यहाँ पर जो इनकी गवर्नमेंट है इब्राहिम ट्राओरे की, बेसिकली हुआ क्या कि अब दोनों साइड से फाइट है। इन्होंने क्या किया, 50,000 जो है अपने गांव से लड़कों को उठा करके, नहीं होता है कि उनको आर्मी में भर्ती करो, सीधा वॉलंटियर फाइटर्स बना दो, तो इन्होंने क्या किया कि 50,000 लड़कों को उठा करके वॉलंटियर फाइटर्स बना दिया। अब ये लड़के ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये कम उम्र के लड़के हैं, 18 साल से भी कम के हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो बेसिकली अगर थोड़ा सा शक भी होता है कि ये लोग अलकायदा से मिले हो सकते हैं या ये आईसिस से मिले हो सकते हैं या किसी से भी, मतलब मुस्लिम्स जो होते हैं, जैसे वहाँ पर एक ट्राइब है, फुलानी ट्राइब कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं इस पूरे ट्राइब के। तो इस फुलानी ट्राइब को ये लोग टारगेट कर देते हैं। तो इनके कम से कम 80 लोग 100 लोग को मार दिया एक बार। अब उसका बदला लेने के लिए फिर उन लोगों ने अटैक किया इन लोगों पर। तो इस तरीके से वायलेंस जो है वो अफ्रीका के अंदर में बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। माली का जो असल मुद्दा है, जो बढ़ करके बुकीना फासो में गया है, जो बढ़ करके नाइजर में गया है, वो एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से ये जड़ें कमज़ोर करता जा रहा है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट की, वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ह्यूमन राइट्स की क्या वैल्यू है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अनअकैडमी ने, अगर आप UPSC CSC 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी ने अब आपकी राहें बहुत आसान कर दी हैं। मतलब जिस UPSC CSC की प्रिपरेशन के लिए आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च होते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है, 50% का प्राइस ड्रॉप किया है और वो प्राइस कम करके सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएगी। इस बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। आप जितना मेंस का आंसर्स लिखते हो वो सारे आंसर जो हैं वो इवैल्यूएट भी किए जाएंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट GS, CSAT, टेस्ट सीरीज सब कुछ 24,999 के पैकेज में इंक्लूडेड है। और अगर आप इस बैच को, अभी जो ऑफ़र चल रहा है, आज समझ लीजिए ये ऑफ़र का मतलब लास्ट डेट ही समझ लीजिए इसको 30 अगस्त है। तो ये ऑफ़र आज के लिए ही वैलिड है, तो इसको आप जल्दी से अवेल कर लीजिए। और अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करते हैं अभी, तो फ्री एक्सटेंशन भी आपको कोर्स में मिल सकता है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, हमारे कोर्सेज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने इस कोर्स की लिंक दी है। अगर आप इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करिएगा, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।